नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार सोनी टीम प्रिंस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन ने बायोटेक्नोलॉजी का एक लेसन स्टार्ट कर रखा था। उस बायोटेक्नोलॉजी में अपन ने ये पढ़ लिया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो होता है उसकी करोड़ों की संख्या में पीसीआर टेक्नोलॉजी के द्वारा कैसे करोड़ों की संख्या में प्रतियां बनाई जाती है। अब पीसीआर टेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रतियां बन गई, उन प्रतियों को अधिकांश प्रतियों को डीएनए लाइब्रेरी में परिरक्षित रख देते हैं ताकि भविष्य में दोबारा अपने को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अपन ने बनाया था वो मानव उपयोगी सेवाओं और उत्पादों के सर्जन के लिए बनाया था। तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करने की तकनीक कौन सी है? परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण, ये स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इससे पूर्व में अपन ने पढ़ लिया था कि परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए परपोषी कोशिका को कैसे तैयार किया जाता है। तो उस तकनीक में परपोषी कोशिका में छोटे छोटे छेद हो गए थे जिसको अपन ने इलेक्ट्रोपोरेसिस कहा था। तो इलेक्ट्रोपोरेसिस तकनीक द्वारा परपोषी कोशिका में क्या किए जाते हैं? छोटे छोटे छेद किए जाते हैं। अब इलेक्ट्रोपोरेसिस के बाद जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को परपोषी कोशिका में क्या करना है? स्थानांतरण करना है। कैसे करेंगे? उसकी तकनीक है, एक तकनीक है सूक्ष्म इंजेक्शन विधि। सूक्ष्म इंजेक्शन विधि ये विधि है। इस विधि में मान लेते हैं कि ये परपोषी कोशिका है और इस परपोषी कोशिका को सूक्ष्म पिपेट की सहायता से क्या कर लेंगे? पकड़ लेंगे। ये क्या है? सूक्ष्म पिपेट है। उस सूक्ष्म पिपेट की सहायता से इस परपोषी कोशिका को पकड़ लिया। फिर एक सिरिंज में जिसके आगे अति सूक्ष्म या महीन सुई या नीडल लगी होती है, उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सस्पेंशन या घोल भरकर उस सिरिंज को पुश करके इस सूक्ष्म सुई के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपन परपोषी कोशिका में क्या कर देते हैं? स्थानांतरित कर देते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है? सूक्ष्म इंजेक्शन विधि कहलाती है। दूसरी जो स्थानांतरण की जो विधि है वो है शॉटगन विधि। शॉटगन विधि या इसको बायोलिस्टिक गन विधि बोलते हैं। इस विधि द्वारा अगर पादप परपोषी कोशिका है, पादप परपोषी कोशिका है, उस पादप परपोषी कोशिका में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को स्थानांतरित करने के लिए शॉटगन विधि का या बायोलिस्टिक गन विधि का उपयोग किया जाता है। साथियों, इस विधि में एक बायोलिस्टिक गन होती है इस टाइप से। इस बायोलिस्टिक गन में निर्वात पंप लगा होता है, निर्वात होता है, और इसमें एक स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म कण जो सोने या टंगस्टन के होते हैं, सोने के या टंगस्टन, इसके सूक्ष्म कण होते हैं और उन कणों के ऊपर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को चिपका दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन सोने या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों के ऊपर जिसके चारों ओर क्या लिपटा हुआ है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिपटा हुआ है। इस शॉटगन के द्वारा तेज प्रहार करवाया जाता है। किसके ऊपर? पादप परपोषी कोशिका के ऊपर। तो ये जो सूक्ष्म कण जिसके चारों ओर क्या लिपटे हुए हैं? पुनर्योगज डीएनए लिपटे हुए हैं। तेज प्रहार के साथ ये सूक्ष्म कण हैं वो परपोषी पादप कोशिका के अंदर चले जाएंगे। तो अपने साथ चारों ओर लिपटे हुए किसको ले जाएंगे? अपने चारों लिपटे हुए रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या पुनर्योगज डीएनए को ले जाएंगे। उसके पश्चात
जो तीसरी जो विधि है वो है निःशस्त्रीकृत रोगजनक वाहक के द्वारा पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण किया जाता है। साथियों, मैंने आपको बताया था कि एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एक टी डीएनए क्षेत्र होता है। ये टी डीएनए क्षेत्र है, वो टी डीएनए क्षेत्र क्राउन गोल ट्यूमर रोग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब अगर इस टी डीएनए क्षेत्र को अपन हटा दें तो इस टीआई प्लाज्मिड में क्राउन गोल ट्यूमर रोग उत्पन्न करने की क्षमता तो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये रोगजनक तो है, परंतु इसमें रोग उत्पन्न करने वाले भाग को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। इसलिए इसको क्या कहा अपन ने, निःशस्त्रीकृत रोगजनक कहा। अब इस टीडीएनए वाले क्षेत्र के स्थान पर इच्छित गुण वाले डीएनए को अपन ने समावेशित किया है, तो ये अपने आप प्राकृतिक तौर पर पादप परपोषी कोशिका को क्या करेगा, संक्रमित करेगा। तो अपने साथ किसको ले जाएगा, इच्छित गुण वाले डीएनए को ले जाएगा, और उस परपोषी कोशिका के अंदर क्या नहीं होगा, क्राउन गोल ट्यूमर रोग भी नहीं होगा। इस प्रकार से निःशस्त्रीकृत रोगजनक वाहक द्वारा, शॉटगन विधि द्वारा, सूक्ष्म इंजेक्शन विधि के द्वारा पुनर्योगज डीएनए का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। इस स्टेप के बाद अपने को जो पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण जिस परपोषी कोशिका में किया है, उस परपोषी कोशिका में रूपांतरण हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी पहचान करनी होती है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है रूपांतरित व अरूपांतरित परपोषी कोशिका की पहचान कैसे करेंगे। तो साथियों, आपने पढ़ा हुआ है कि जो PBr 322 जो प्लाज्मिड था, उस PBr 322 प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर में अपने क्या पढ़ा हुआ है कि दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं। एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कौन सा था, AMPR था, एम्पिसिलिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, और दूसरा कौन सा था, TETR टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कि ये TTR है, वो वर्णात्मक चिन्ह भी हैं, और ये दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन हैं, वो क्लोनिंग स्थल भी हैं। तो क्लोनिंग स्थल और वर्णात्मक चिन्ह दोनों के रूप में भूमिका निभाते हैं कौन, PBr 322 प्लाज्मिड में उपस्थित दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। अब इनकी सहायता से अपन पहचानेंगे कि वो परपोषी कोशिका जिसमें अपन ने रिकॉम्बिनेट डीएनए को क्या किया है, स्थानांतरित किया है, क्या उसमें वो विजातीय डीएनए या जीन अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर अभिव्यक्ति करे तो इसका मतलब हो गया कि वो पादप परपोषी या कोई भी परपोषी कोशिका है, वो क्या हो गई है, रूपांतरित हो गई है। और अगर वो विजातीय डीएनए उसमें अपनी अभिव्यक्ति नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि वो परपोषी कोशिका है, वो क्या रह गई है, अरूपांतरित रह गई है। अब इसकी पहचान के लिए क्या किया जाएगा, कि कैसे अपन पहचानेंगे कि परपोषी कोशिका है वो रूपांतरित हो चुकी है या नहीं हुई है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एक परपोषी कोशिका है, और इस परपोषी कोशिका में अपन ने जो रिकॉम्बिनेट डीएनए डाला है, उस रिकॉम्बिनेट डीएनए में AMPR तो है, और TTR वाले स्थान पर अपन ने क्या लगाया है, विजातीय डीएनए लगाया है। अब इस परपोषी कोशिका को अपन दोनों प्रतिजैविक में, एक तो एम्पिसिलिन प्रतिजैविक में के माध्यम में, और दूसरा अपन किसमें, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक माध्यम में संवर्धन करेंगे। तो
यहां पर देखिए AMPR है, AMPR है, वो इस एम्पिसिलिन प्रतिजैविक का क्या कर देगा, विरोध कर देगा। तो एम्पिसिलिन माध्यम में इस प्रपोसी कोशिका की क्या नहीं होगी, वृद्धि नहीं होगी। जब इसका संवर्धन किया जाएगा एम्पिसिलिन में, तो एम्पिसिलिन माध्यम में AMPR जीन उपस्थित होने के कारण से क्या नहीं होगी, प्रपोसी कोशिका की वृद्धि नहीं होगी। कौन से माध्यम में वृद्धि हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक माध्यम में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि TETR हटा दिया और उसके स्थान पर अपन ने क्या लगा दिया, उसके स्थान पर विजातीय DNA को अपन ने लगा दिया। इस क्रिया को अपन ने निवेशी निष्क्रियता कहा, क्योंकि यहाँ पर निवेशन के कारण, किसके निवेशन के कारण से, विजातीय DNA के निवेशन के कारण से TETR जो था वो क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, जिससे टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक माध्यम में इस प्रपोसी कोशिका की क्या हो जाएगी, वृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि इसमें अपन ने AMPR को निवेशी निष्क्रिय कर दिया और TETR इसमें प्रेजेंट है, और दोनों अलग अलग प्रतिजैविक माध्यमों में जब इसका संवर्धन करेंगे तो एक माध्यम में संवर्धन हो जाएगा, दूसरे माध्यम में इसका संवर्धन नहीं होगा। और अगर यहाँ पर निवेशी निष्क्रियता नहीं हुई, AMPR भी है और TTR भी है, तो दोनों प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होने पर दोनों ही प्रतिजैविक माध्यमों में इस प्रपोसी कोशिका की वृद्धि नहीं होगी। तो वृद्धि अगर दोनों माध्यमों में नहीं हो तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रपोसी कोशिका है वो क्या रहेगी, अरूपांतरित रहेगी। और अगर दोनों माध्यमों में से एक माध्यम में, दोनों माध्यमों में से एक माध्यम में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रपोसी कोशिका क्या हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी है। इस प्रकार से अपन रूपांतरित और अरूपांतरित प्रपोसी कोशिका की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। अब कई बार वैकल्पिक वर्णात्मक चिन्हों का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये TTR और AMPR जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन हैं वो अपना कार्य करना बंद कर दें, तो उस समय अपने सामने समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आएगी कि रूपांतरित और अरूपांतरित प्रपोसी कोशिका की पहचान कैसे करें, क्योंकि वहाँ पर ये पहचान का तरीका है वो क्या हो जाएगा, साबित नहीं होगा। इसलिए इनके स्थान पर जिन वर्णात्मक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उनको अपन क्या कहेंगे, वैकल्पिक वर्णात्मक चिन्ह कहेंगे। और वैकल्पिक वर्णात्मक चिन्ह के रूप में बीटा जेल यानी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज या बीटा ग्लैक्टोसाइड जीन का उपयोग किया जाता है। तो अगर TTR और AMPR के स्थान पर रूपांतरित और अरूपांतरित प्रपोसी कोशिका की पहचान करनी है तो इनके स्थान पर जिन वर्णात्मक चिन्हों का उपयोग किया जाता है उनको अपन क्या कहेंगे, वैकल्पिक वर्णात्मक चिन्ह कहेंगे। और वैकल्पिक वर्णात्मक चिन्ह के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बहुतायत से बीटा ग्लैक्टोसाइड जीन का उपयोग किया जाता है। इस जीन की उपस्थिति से जो प्रपोसी कोशिका है उसकी कॉलोनी जब संवर्धन करेंगे तो कॉलोनी का रंग नीला और कॉलोनी का रंग क्या आएगा, सफ़ेद आएगा, जिनको अपन देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि प्रपोसी कोशिका रूपांतरित हुई है या नहीं हुई है। अब इसके बाद में अपन ये चैप्टर जारी रखते हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स लिखिए।